प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र प्रथम में थॉमस हिल ग्रीन के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रीन के जीवन परिचय की बात करते हैं तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ग्रीन का जन्म 6 अप्रैल 1836 को यॉर्कशायर जिले के बर्किन नामक स्थान पर हुआ। उनका पिता इंग्लैंड के चर्च के प्रसिद्ध पादरी और एंजिलवादी संप्रदाय का अनुयायी थे। ग्रीन पर अपने पिता की नैतिकता की ओर प्रचंड धार्मिक उत्साह का गहरा प्रभाव पड़ा। 14 वर्ष तक घर पे ही शिक्षा पाने के बाद में उसे रंगबी के विद्यालय में भेज दिया गया और वहाँ पे 5 वर्ष तक शिक्षा पाने के बाद में 1855 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भेजा गया। 5 वर्ष तक यहाँ शिक्षा पाने के बाद में वो वहाँ विश्वविद्यालय में प्रवेश किए। इसके पश्चात उसने अपना शेष सारा जीवन यहीं व्यतीत किया। विद्यार्थी जीवन में पाठ्यक्रम निर्धारित पुस्तकों के अध्ययन में ग्रीन की विशेष अभिरुचि प्रदर्शित नहीं की, किंतु स्वयं वह विभिन्न विषयों का व्यापक अध्ययन करता रहा। 1860 में वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलियन कॉलेज के अनुसंधान तथा अध्यापन कार्य करने के लिए फेलो चुना गया और 18 वर्ष बाद में सन 1878 में उसे इस विश्वविद्यालय में नैतिक दर्शन का प्रोफेसर बनाया गया। ग्रीन ने ऑक्सफोर्ड में इतिहास के साथ साथ में तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र, शिक्षा और दर्शन तथा इतिहास आदि विषयों का विभिन्न विषय पढ़ाए। वह अपने अध्ययन अध्यापन के साथ में सार्वजनिक मामलों में भी तथा व्यवहारिक राजनीति में भी काफ़ी भाग लेते थे। वह कई वर्ष तक ऑक्सफोर्ड की नगर परिषद का सदस्य रहे। वह लिबरल पार्टी के चुनाव में आंदोलन में भाषण दिया करता था। वह कई सरकारी आयोगों की सदस्य भी रहे। उसने मद्य निषेध आंदोलन में भी काफ़ी भाग लिया। वह शराब के व्यापार पर सरकार की ओर से नियंत्रण स्थापित करने की बात भी बल देता रहा। ग्रीन बहुत गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। वह 46 वर्ष की आयु में दिवंगत हुआ। वह अपने जीवन में कोई बड़ा स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डाल सका, किंतु उसने अपने शिष्यों पर अमिट प्रभाव डाला और साथ में ही इन शिष्यों ने गुरु की कीर्ति की और प्रभाव को उनकी मृत्यु के बाद में चरम सीमा तक पहुँचाया। अब हम इनकी रचनाओं या पुस्तकों की बात करते हैं तो ग्रीन के जीवन काल में कोई विशेष कृति प्रकाशित नहीं हुई। उसने उसके शिष्य R.L. नेटलशिप ने कुछ कृतियाँ तीन खंडों में विभाजित की, 3 खंडों में उन्होंने बांटी और वो उनकी मृत्यु के बाद में वो प्रकाशित हुई। ये सभी उनके व्याख्यान के साथ साथ में विद्यार्थियों के दिए गए नाटकों पर आधारित थी। उनकी अधिकांश रचनाएं दर्शन और राजनीति शास्त्र विषयक हैं। राजनीति शास्त्र विषय की उल्लेख रचनाएं केवल 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली जो प्रकार है वो लिबरल दल का कानून निर्माण और अनुबंध की स्वतंत्रता की बात करता है, और दूसरा जो आधार है, जो रचना है, वो राजनीतिक दायित्व के सिद्धांतों पर व्याख्यान की बात करता है और इसमें राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रतिपादन है। इसे नेटलशिप्स ने ग्रीन के नाटों पर और उसके शिष्यों पर दिए गए उन सभी व्याख्यानों को नोटों के आधार पर तैयार किया गया। ग्रीन के इन राजनीतिक विचार और उसके दर्शन विचारों पर आधारित है, अतः यहाँ पहले इनका वर्णन किया जाएगा कि क्या इस प्रकार से ये रखी गई है। दार्शनिक विचारों में ग्रीन अद्वितीय वादी था। वह इस विश्व में मूल एक आध्यात्मिक तत्व मानता है। ग्रीन इसे शाश्वत चैतन्य का नाम देता है। इसे ईश्वर भी कहा जा सकता है।
ही समचित विश्व के अथवा ब्रह्मांड की जड़ें चेतन वस्तुओं में ओतप्रोत हैं। संसार में सभी इनसे पृथक कोई अन्य तत्व नहीं है। हो सकता है हमारी आत्मा भी प्रचंड ब्रह्मांड में व्यापक इस शाश्वत चैतन्य का अंश है। आत्मा की शाश्वत चैतन्य और ईश्वर का अंग होने से ग्रीन ने कई महत्वपूर्ण परिणाम निकाले हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहले परिणाम की। मनुष्य केवल जड़ प्रकृति का अंश नहीं है, वह अपना चेतन स्वरूप भी रखता है। इसके साथ साथ ही शाश्वत चैतन्य का अंश होने के कारण मनुष्य का लक्ष्य कोरे भौतिक सुख को प्राप्त करना नहीं है, अपितु उच्च नैतिक जीवन को बिताना भी है। शाश्वत चैतन्य की एक विशेषता स्वतंत्रता है और अतः इसका अंश होने से मनुष्य में भी एक विशिष्टता का स्वाधीनता का गुण है। मनुष्य की आत्मा इस संसार में व्याप्त दैवीय तत्व डिवाइन एलिमेंट्स का अंश है, अतः इसका लक्ष्य केवल अपना हित साधन नहीं अपितु समस्त समाज कल्याण करना है और उसे लाभ पहुंचाना है। इसके साथ साथ ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसने अपने व्यक्तिगत हितों के साथ साथ सामाजिक हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रीन व्यक्ति को विशेष गौरव में महत्व देता है। शाश्वत चैतन्य और ईश्वर का अंश होने से मनुष्य में दैवीय तत्व होते हैं और इनका अपना महत्व होता है। इसके उत्कृष्टता विकास पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट तत्व रखता है और अतः इसे इस दृष्टि से व्यक्ति का समान और भ्रातृत्व के बंधन से बंधे हुए हैं। इसके साथ साथ ही देवी सत्ता का अंश होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने नैतिक विकास के लिए देवी गुणों को अपने चरित्र में डाल करके अपने आप को देव बनाने का प्रयत्न करें और इसके लिए अच्छे कार्य करना चाहिए कि पर्याप्त नहीं है अपितु उसे स्वयं अच्छा बनाना भी चाहिए। ग्रीन के विचारों की ओर से दार्शनिक पृष्ठभूमि का परिचय देने के बाद में प्राचीन राजनीतिक विचारों ने प्रतिपादन किया। राजनीतिक विचारों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वो स्वतंत्रता विषयक विचार सामने आता है। ग्रीन अपने विचारों को श्री गणेश स्वतंत्रता के विचारों से करता है। इस आधार पर वह अधिकारों और राज्य का प्रतिपादन करता है। ग्रीन स्वतंत्रता को शाश्वत चैतन्य एवं ईश्वर का अंश या मानवीय आत्मा या आवश्यक गुण मानता है। मनुष्य की आत्मा सदैव ही स्वतंत्रता चाहती है। यदि उसे स्वतंत्रता नहीं रहे तो किसी अन्य शक्ति द्वारा संचालित किए जाने वाला यंत्र या मशीन मात्र रह जाती है। अतः स्वतंत्रता मनुष्य का आवश्यक तत्व है और प्राण है। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक स्वतंत्रता और दूसरी बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो नैतिक शास्त्र में इसका संबंध होता है। इसका मुख्य आशय ये होता है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों एवं वासनाओं का तथा बुरी मनोवृत्तियों का दास कठपुतली न बने अपितु अपने वश में रख कर के स्वतंत्र बना रहे। यद्यपि वह बुरी मनोवृत्ति और वासनाओं में वशीभूत हो जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है और यदि हम अपनी इच्छाओं से संचालित एवं नियंत्रित होते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। हम गुलामों और दासों की भांति इच्छाओं के आदेशों का पालन करते हैं। हमें सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब हम अपने इच्छाओं और मनोवृत्तियों और इंद्रियों तथा वासनाओं पर नियंत्रण रख सकें, इनका संचालन अपनी इच्छा के अनुसार करें। अब हम बात करते हैं बाह्य स्वतंत्रता की। तो बाह्य स्वतंत्रता राजनीतिक शास्त्र का ये विषय है और इसका अभिप्राय ये है कि बाहरी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक हित कार्यों को पूरा कर सके और उन्हें अपनी आत्मा का विकास करने में किसी बाधा का सामना न करना पड़े। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने की शर्तों को ही हम अधिकार का कह सकते हैं या कहा जाता है। इनमें से हम स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, परंतु इन अधिकारों को संक्षिप्त बनाए रखने जाने की आवश्यकता है और इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण हुआ है। ग्रीन के राजनीतिक जीवन का सारांश 3 सूत्रों में कहा जा सकता है। पहला है मनुष्य की आत्मा का आवश्यक गुण स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के विकास के लिए अधिकार आवश्यक हैं और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है और यही क्रम तीनों प्रतिपादनों ने प्रतिपादन किया जाएगा। स्वतंत्रता के विचारों की अगर विशेषता की हम बात करें तो ग्रीन की स्वतंत्रता के विचारों की 2 प्रमुख
विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। ये दोनों ग्रीन पहले प्रचलित स्वतंत्रता की धारणाओं को का खंडन करते हैं जो पहले से प्रचलित थी। अब हम पहली बात करेंगे कि इनकी क्या विशेषता है। पहली विशेषता, स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार मनमाने कार्यों की स्वतंत्रता, स्वाधीनता नहीं है, अपितु तो एक निश्चित प्रकार का डिटरमाइंडेड कार्य करने की स्वतंत्रता है जिसके द्वारा मनुष्य उस सुख या वस्तु को प्राप्त कर सके जो कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने योग्य हों। प्राय सामान्य रूप से स्वतंत्रता या स्वाधीनता का अर्थ किसी दूसरों के बंधन, अनुशासन या नियंत्रण से हो। स्वयं अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार तंत्र या शासन करना स्वतंत्रता समझी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, विद्यार्थी अपने आप को तब स्वतंत्र समझते हैं जब उन्हें विद्यालय में तथा परीक्षा भवन में मनमाना या स्वतंत्र आचरण करने की खुली छूट दे। मजदूर अपने आप को इस दशा में स्वतंत्र मानते हैं कि जब उन्हें कारखाने में इच्छानुसार काम करने का अधिकार हो। किंतु इसके संबंध में ग्रीन का जो मत है, ग्रीन की जो राय है वो स्वतंत्रता की नहीं है किंतु उनके उच्छलनता और अनुशासनहीनता के रूप में वो मानता है। वह सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से करने योग्य सुख एवं हित के किए जाने वाले निश्चित का प्रकार के कार्य स्वतंत्रता समझी जाती है। उदाहरण के तौर पर हम ग्रीन ये कहता है कि जैसे विद्यार्थी या छात्र को सामाजिक हित की दृष्टि से अपना पूरा ध्यान अपने शारीरिक एवं मानसिक तथा नैतिक विकास में योग्यता प्राप्त करने की में लगाना चाहिए ताकि समाज को योग्य और विद्वान, कुशल, बलिष्ठ, ईमानदार, सच्चे, कर्तव्यपरायण नागरिक प्राप्त हो सके। वह अपनी उन्नति ईश्वर और सच्चे कर्तव्यपरायणता नागरिक प्राप्त हो सकें और वह उन्नति कर सकें। अतः विद्यार्थियों की स्वतंत्रता का अर्थ उनके द्वारा दिए गए समाज को हानि पहुंचाने या मनमाना व्यवहार या स्कूल से छुट्टी मनाना या हड़ताल करना, नारे लगाना, जुलूस निकालना और अन्य प्रकार के आंदोलन करना नहीं है किंतु बड़े मनोयोग से अपने पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना और विभिन्न प्रकार के खेलों और व्यायामों में अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना और अपने चरित्र में उत्तम चरित्र गुणों का विकास करना ही स्वतंत्रता है, ऐसा ग्रीन मानते हैं। इस प्रकार से जब एक मजदूरों की स्वतंत्रता का आशय अपनी मांगों की पूरा कराने के लिए मनमाने ढंग से कारखानों में या मशीनों की तोड़फोड़ या हड़ताल या विध्वंसात्मक कार्य करना, मालिकों का विरोध करना नहीं है, अपितु अपने देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसे समृद्ध बनाए रखने के लिए कठोर परिश्रम से निश्चित प्रकार के ऐसे कार्य करने चाहिए जो देश को संपन्नता की ओर बढ़ाने का लक्ष्य को पूरा हो सके। अतः स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने कार्य से नहीं अपितु निश्चित प्रकार के कार्य करने से होता है। दूसरी विशेषता की हम बात करते हैं तो विशेष तौर से स्वतंत्रता नकारात्मक या अभावात्मक न होकर के सकारात्मक या भावात्मक होना चाहिए। यहाँ इन दोनों विशेषताओं को क्रमबद्ध हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि निश्चित प्रकार के कार्यों करने की स्वाधीनता। ग्रीन से पहले अपने उपयोगितावाद या व्यक्तिवाद विचारधारा में व्यक्तियों के अधिकारों और उग्र समर्थन की बात करते हुए इस बात पर बल देते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार सभी कार्य करने की स्वाधीनता देता है। कुछ कार्य नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से निंदनीय हो सकते हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि। व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि मनुष्य को इन्हें पूरी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किंतु ग्रीन इससे सहमत नहीं है। वह मनुष्य की आत्मा को शाश्वत चैतन्य एवं ईश्वर का अंश मानता है। अतः मनुष्य का एक नैतिक प्राणी है और उसको चरम लक्ष्य अन्य प्राणियों तथा समाज के हितों को संपादन करता है। जो कार्य उस उद्देश्य से पूरे करें, मनुष्य का नैतिक विकास और सामाजिक उन्नति के लिए सहायक हो। इन्हीं कार्यों को करने के लिए नैतिक विकास और सामाजिक उन्नति करने में सहायक हो। इसके साथ साथ ही उन्हीं कार्यों को करना स्वतंत्रता है। इससे मनुष्यों को सच्चा संतोष, सुख और शांति मिलती है। अतः समाज का कल्याण होता है। मनुष्य को बुरे कार्य करने का लक्ष्य आत्मसंतोष मिलता है, किंतु वे कार्य आत्म विकास के लिए उन्नति के बाधक होते हैं। अतः इन कार्यों को उसे न करने देना की स्वतंत्रता है। अतः बुरे कार्य करने को प्राय मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, अपितु परतंत्र हो जाता है। बारकर इसके संबंध में कहते हैं कि ग्रीन के मत अनुसार स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि अच्छे काम करने की प्रेरणा देने वाला भावी
भली इच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है। टी.एस. ग्रीन का ये कांट के विचार कांट के मत से कुछ मेल खाता है। दोनों ये मानते हैं कि मनुष्य अपनी इंद्रियों और सुख पाने के लिए विषयोपयोगी में रत रहता है और उसे इस समय आसुरी प्रवृत्तियों तथा शासन स्थापित करती है, तब वह स्वतंत्र न होकर के अपने दासता हो जाते हैं। कांट के अंतःकरण के पथ प्रदर्शन से नैतिक परायणता के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता मानता है। ग्रीन के दृष्टिकोण से आत्म विकास और सामाजिक कल्याण में सहायक होने से भले ही कार्य करना ही स्वतंत्रता हो। कांट की स्वतंत्रता सीमित एवं व्यक्तिगत है, उसका समाज अथवा राज्य के हितों में कोई संबंध नहीं है, किंतु ग्रीन स्वतंत्रता व्यक्ति तक सीमित न रह करके समझे समाज और राज्य के कल्याण संपादन करना चाहती है। अतः ग्रीन की स्वतंत्रता पर विचार अधिक व्यापक विशाल में वस्तुगत है। स्वतंत्रता का सकारात्मक या भावात्मक रूप के संबंध में ग्रीन से पूर्ववर्ती उपयोगितावादी विचारक राज्य द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने वाले समझते थे। इसका दृढ़ मत था कि पार्लियामेंट को ऐसे सभी कानून रद्द कर देने चाहिए जिनसे व्यक्ति पर किसी प्रकार का बंधन लगता हो। एडम स्मिथ भी इस बात का प्रतिपादन किया था कि राज्य को आर्थिक दृष्टिकोण से कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सब मामलों में खुला छोड़ दो, लॉसेस फेयर की नीति को अपनाना चाहिए। व्यक्ति पर राज्य किसी प्रकार का कोई नियंत्रण, बंधन या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके मतानुसार राज्य के प्रतिपादकों का हस्तक्षेप अभाव की स्वतंत्रता है। इसमें सब प्रकार की प्रतिपादन या प्रतिबंधों कानूनों के अभाव में इसे हट करके बल दिया जाता है। इसे भावनात्मक या स्वतंत्रता कहा जा सकता है। जैसे कुछ विचारकों का मत है कि यदि राज्य को सभी मामलों में हस्तक्षेप करने की पूरी स्वतंत्रता होती है तो व्यक्ति स्वाधीनता का विकास हो सके। ग्रीन के अधिकांश आशंका को दूर उपयोगितावादी नकारात्मक या भावात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक या भावात्मक विचार का समर्थन और उनका अभिप्राय व्यक्ति और द्वारा अपनी योग्यताओं के गुणों का विकास के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर राज्य द्वारा शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक उद्योगों की उन्नति के कार्यों में, कारखानों में कानूनों का स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों को उत्पन्न करने की व्यक्ति की स्वतंत्रता कोई आस नहीं होती है, अपितु शिक्षा और अन्य साधनों के द्वारा व्यक्ति की आत्मोन्नति के अवसर बढ़ जाते हैं। अतः राज्य द्वारा ऐसे कार्य किए जाने से व्यक्ति समाज हित होता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्राय राज्य के कार्यों में विरोध नहीं रहता है। अतः राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं अपितु पोषक मानते हैं। ग्रीन का यह मत है कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है व्यक्ति पर राज्य किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, उसे मनमाने कार्य करने, जैसे हम बात करें शराब पीने, जुआ खेलने आदि की स्वतंत्रता हो, अपितु स्वतंत्रता का अभिप्राय ऐसे कार्यों के किए जाने से है जो हमारी आत्मोन्नति तथा समाज की उन्नति में सहायक हों। इसका अभिप्राय आत्मा और समाज के लिए आदर्शों तथा हितों को समझे जाने वाले कार्यों की स्वाधीनता हो। ग्रीन के शब्दों में एक व्यक्ति उस दिशा में स्वतंत्र कहलाता है जब वह आत्मा की उन्नति के आदेशों को प्राप्त करें और उस नियम का पालन करते हुए समझे। इसके बारे में उसका विचार यह है कि पालन करना चाहिए। अतः ग्रीन का दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों के नकारात्मक दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न था। राज्य को हस्तक्षेप न होना चाहिए, स्वतंत्रता है। इसके विपरीत उसका ये कहना है कि व्यक्ति समाज विकास के आवश्यक सभी कार्य जैसे शिक्षा का प्रचार करना, व्यक्ति समाज के विकास, कारखानों में काम करने वाली परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना, मद निषेध आदि राज्य को पूरी तरह दिलचस्पी करने चाहिए। ये ग्रीन का भावात्मक स्वतंत्रता का विचार है। ग्रीन की स्वतंत्रता का विचार हेगल की स्वाधीनता की धारणा के
का गहरा सादृश्य रखता है। दोनों मनुष्य को तभी स्वतंत्र मानते हैं जब वह दिव्य आत्मा के साथ अभेद स्थापित करते हैं। हीगल के मतानुसार राज्य विश्वात्मा या सर्वोत्तम रूप से आदेशों का पालन करना स्वतंत्रता मानता है। ग्रीन भी स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति और समाज के कार्यों के लिए आवश्यक कार्य समझता है। उसके मत में मनुष्य तब स्वतंत्र होता है जब वह अपने दिव्य नैतिक गुणों का विकास करता है। धन्यवाद।